बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, योर वेट इज़ ओवर। क्लास सेकेंड ईयर जो है इसकी केमिस्ट्री की बुक जो है ये रिलीज़ हो गई है, दैट इज़ अ टेस्ट एडिशन। अगर आप इंटरनली कंटेंट में देखेंगे इसमें तो आपको एक दो चीज़ें मैं दिखा दूँ। यहाँ देखिए सिंटेक्स बुक बोर्ड, ठीक है। अब अगर आप मैं मज़ीद इसको इंटरनली शो करूँ आपको तो ये देखें इसके चैप्टर के जो कंटेंट्स हैं ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। आपकी मर्ज़ी है कि आप बुक परचेज़ कर लें या फिर आप पीडीएफ जो उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये कुछ चैप्टर्स हैं इसमें, तो कुल मिला के तकरीबन 14 चैप्टर्स जो हैं वो इस बुक में आपके मौजूद हैं, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट वो है जो कि पिछली जो सेकेंड ईयर की बुक है उससे मिलता जुलता है और कुछ चीज़ें इसमें नई ऐड हुई हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि पुरानी बुक से आप काम चला लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। आप इसकी पीडीएफ को या फिर पर्सनली इस बुक को ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, अंदर का अगर मैं कंटेंट देखूँ तो कंपैरेटिवली बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान है और इसकी ज़ुबान भी बहुत अच्छी है। मतलब बुक की जो लैंग्वेज है ये बिल्कुल सादा लैंग्वेज है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज मैं आपको जो फ़र्स्ट चैप्टर है ना उसके सेल्फ़ असेसमेंट करवाने वाली हूँ। तो ये जो फ़र्स्ट चैप्टर है इसके सेल्फ़ असेसमेंट बहुत आसान है। आप थोड़ा बस फोकस कीजिएगा इसको कि जो समझाया जा रहा है इसको गौर से समझ लीजिएगा। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो ख़ास बात तो इसमें ये है कि फर्स्ट ए ग्रुप से लेकर तकरीबन 8 ए ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं इनका ग्रुप ट्रेंड जो है वो इसमें डिस्कस किया गया है। कुछ फ्लेम टेस्ट जो है वो बताया गया है और कुछ खास प्रिपरेशन जो है वो इसमें डिस्कस की गई हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्दर मोर मैं आपको सिखाती रहूँगी। तो इस वक्त मैं क्योंकि सेल्फ असेसमेंट करवाने वाली हूँ आपको, तो सीधा वहाँ पर लेके चल रही हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि सेल्फ असेसमेंट जो है वो सबसे पहला असेसमेंट जो है वो किस पेज पर है। पेज नंबर 9 पर आ जाइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे एक सेल्फ असेसमेंट है, पहले आपको समझा देती हूँ, उसका आंसर है वो भी समझा दूँगी। और अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये आंसर मैंने यहाँ लिखा हुआ भी, आप एज इट इज़ इसको कॉपी कर लीजिएगा। ये कहता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कली मेटल्स का ये रेगुलरली डिक्रीज़ होता चला जाता है, जबकि हेलोजन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो वो इंक्रीज़ होता चला जाता है टॉप टू बॉटम। तो आपके ख्याल से इसका क्या रीज़न है या ये बिहेवियर क्यों है? तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि कहना क्या चाह रहे हैं। जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट मेंशन है तो मैं वही आपको दिखा दूँ कि देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ होता चला जा रहा है, सही है। जबकि आप 7th ए ग्रुप में चेक करेंगे तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपको ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड भी तकरीबन ऐसा ही है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि देखिए जो फर्स्ट ए ग्रुप है जिसको आप कहते हैं कि ये अल्कली मेटल्स हैं, इसमें आउटर मोस्ट जो शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे जैसे ये जो एलिमेंट्स हैं ये नीचे बढ़ते चले जाएंगे तो क्या होगा, आउटर मोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन अंदर के जो शेल्स होते हैं, सब शेल्स के है, एल है, एम है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती चली जाती है। तो जो लास्ट शेल होता है और जो न्यूक्लियस होता है इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है और इसके साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये ग्रेजुअली इसमें डिक्रीज़ होती चली जाती हैं। आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को ये होल्ड नहीं कर पाती। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता चला जाता है इसमें क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको डिक्रीज़ होता हुआ मिलेगा। यानी सबसे पहले वाले का जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है इसको निकालना मुश्किल है और जो आखिरी वाला है इसके इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज़्यादा आसान है। इसकी वजह क्या है, बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये वीक होती चली जा रही है। तो ये निकालना मुश्किल होगा। फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट निकालना जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप आ जाओ ज़रा 7th ए ग्रुप की तरफ। यहाँ पे देखिए चेक करें, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि ये मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है, बॉइलिंग पॉइंट का भी इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। तो 7th ए ग्रुप में आप क्या चेक करो, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और ये यहाँ पर आपके पास एक लास्ट सैंपल आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ है वो क्या है कि आप देख रहे हो कि ग्रेजुअली ऊपर से लेके नीचे तक आते आते आपके पास ये जो बॉइलिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है ये बढ़ रहा है। इसकी वजह क्या है कि देखिए शेल्स तो हैं इसमें भी के, एल, एम, लेकिन आखिरी शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7। तो इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। तो आखिरी शेल तक आते आते क्या होगा कि इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। इसको निकालना इसलिए आसान होगा कि बीच में सब शेल्स कम हैं। इसको निकालना इससे मुश्किल है, इसको इससे ज़्यादा मुश्किल है। सब शेल्स तो बढ़ते चले जा रहे हैं, साथ में शील्डिंग इफेक्ट जो है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। इसीलिए लास्ट वाले को निकालना सबसे मुश्किल है, इसमें पहले वाले को निकालना सबसे आसान है। लिखेंगे कैसे आप देख लीजिएगा। बिकॉज अल्कली मेटल है वाइड एटॉमिक रेडियाई, अल्कली मेटल्स जो होते हैं इनका एटॉमिक रेडियाई बहुत बड़ा होता है। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी, जबकि हेलोजन के केस में क्या होगा, जैसे जैसे साइज़ इसका इंक्रीज़ होता चला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न ऑफ दैट सेल्फ असेसमेंट। अगला क्वेश्चन देखें आप।
बहुत आसान है सेल्फ असेसमेंट में। अब देखें, गौर से देखें, इसमें कुछ रिएक्शन है, ठीक है। पहला वाला है मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम के साथ आपने क्या करना है, 3 लगा देना है। इस तरीके से 3 लगा दें आप इसके साथ, ठीक है। अब ये 3 मैग्नीशियम है और 1 नाइट्रोजन है, ये मिलके बनाएंगे मैग्नीशियम नाइट्राइट। किस तरीके से बनेगा, Mg3N2, ठीक है। मैंने पेंसिल से राइट डाउन पहले किया हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वीडियो में ठीक आएगा नहीं, तो मैं इसको पेन कर रही हूँ साथ साथ। अब यहाँ पर है सोडियम और इथाइल अल्कोहल। 2 सोडियम लगा लें, 2 इथाइल अल्कोहल लगा लें। ये क्या बनाएगा, 2C2H5O तक अपनी जगह रहेगा, ठीक है। ये वाला N इसको रिप्लेस कर देगा, ये हो जाएगा Na, और प्लस यहाँ से आपके पास ये जो 2 हाइड्रोजन है ये बच जाएंगे, ये हाइड्रोजन की गैस बना देंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे पोटाशियम है और सल्फ्यूरिक एसिड है। ये रहा 2 पोटाशियम। अब ये पोटाशियम इस सल्फेट के साथ रिएक्शन करके बना देगा पोटाशियम सल्फेट, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। ये इक्वेशन बुक में भी मौजूद नहीं है, खुद बनानी पड़ेगी आपको, सेल्फ प्रिपेयर किया इसको। बेरियम है और ऑक्सीजन है, ये सबसे आसान है क्योंकि ये मिलके बना रहा है बेरियम ऑक्साइड, ठीक है। लास्ट वन आपके पास कैल्शियम, इसके साथ है वाटर, तो इस वाटर में 2 लगा दीजिए, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट जो सेल्फ असेसमेंट का ये भी हो गया कंप्लीट। अब अगला देखिए क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पर आप सीधा आ जाओगे पेज 22 पे। सेल्फ असेसमेंट में ना कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें करने हैं। हमारी बुक में बहुत सारे रिएक्शन है, लेकिन हमें इसमें से ढूंढ के निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको फर्स्ट 2 रिएक्शन जो है ना वो समझा रही हूँ, वो किधर है। सिलिकॉन इज पुट इनटू स्टीम, यानी सिलिकॉन जो है उसको स्टीम से गुजारेंगे, और फॉस्फोरस बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। फॉस्फोरस जो है उसको ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। देखिए किधर मौजूद है, सीधा आप 1 पेज बैक करोगे, पेज नंबर 22 से 20 पर आ जाओगे। ये देखिए यहाँ पर मौजूद है सिलिकॉन। ये जब स्टीम यानी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इस इक्वेशन पे टिक कर लीजिए। दूसरा आपके पास फॉस्फोरस, इसने कहा था एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए यहाँ पे एक लेस ऑक्सीजन है और एक एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है। तो जब फॉस्फोरस ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या चीज़ बनाता है, ये बनाता है फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड यानी P2O5। तो ये वाला रिएक्शन आपको टिक करना है, ठीक है। अगला जो है इन्होंने आपसे पूछा है कि जब नाइट्रोजन गैस को आप पास करेंगे हॉट पीस ऑफ फॉस्फोरस से तो क्या होगा। तो देखें सीधा सीधा यहाँ आ जाए, ये है आपके पास नाइट्रोजन गैस, ठीक है, और यहाँ पर मौजूद है हॉट पीस ऑफ फॉस्फोरस। इन दोनों का रिएक्शन कराएं, आपके पास फॉस्फोरस का नाइट्राइट बन जाएगा। ये इक्वेशन आपको टिक करनी है, लिखनी है एज इट इज़, ठीक है। अगला जो काम है वो क्या है, कार्बन इज़ हीटेड विद नाइट्रोजन। तो यहाँ पर मौजूद है आपके पास कार्बन, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये कार्बन का नाइट्राइट बना देगा। इससे लास्ट वन जो है ये आपसे क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम को ट्रीट करेंगे क्लोरीन गैस के साथ। आसान इक्वेशन है इसकी, एल्युमिनियम का रिएक्शन कीजिए क्लोरीन के साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो कुल मिला के 5 इक्वेशंस थी, 2 बैक पेज पे मैंने आपको सिखाई थी, 21 पे ये 3 है, 1, 2 और 3। ये सारी इक्वेशंस जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। लास्ट वाला सेल्फ असेसमेंट आपसे कहता है कि क्लोरीन जो है ये डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमीन एंड आयोडीन को इनके सॉल्ट्स के साथ, लेकिन फ्लोरीन नहीं कर सकता। वजह बता दीजिए। देखिए इसकी वजह क्या होती है कि हमारे पास एक ट्रेंड होता है कि एज अ रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ जो होती है, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई भी कंपोनेंट जो उसके अंदर कितनी ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट को या किसी दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस कर सके। ये वाली स्ट्रेंथ जो है वो क्या कहलाती है, रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ। तो इसका जो एक सीक्वेंस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा आयोडीन की है, फिर ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये वाला चल रहा है सब, सही है। सबसे इस तरीके से आपका सीक्वेंस जो है वो चल रहा है। तो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल के इस वाले ट्रेंड को देखेंगे तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि फ्लोरीन जो है ये सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और आयोडीन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम आयोडीन या ब्रोमीन के सॉल्ट के साथ क्लोरीन को रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे तो क्योंकि ये सबसे वीकेस्ट है ये तो इनको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम क्लोरीन को करेंगे तो क्लोरीन जो है ट्रेंड के एतबार से ब्रोमीन और आयोडीन से ज़्यादा नज़दीक है। तो ये क्या करता है, ये इनके सॉल्ट्स को रिड्यूस कर भी देता है और साथ में रिप्लेस भी कर देता है, ठीक है। तो अब आप लिखोगे कहाँ से, यहाँ से लिखेंगे अमंग हैलाइड आइंस देयर इज़ अ ट्रेंड इन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ट्रेंड आप मेंशन कर देंगे। दिस मीन्स दैट iodine ion is the strongest reducing agent while the fluoride ion is the weakest, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन इंटरफेयर से लेके सॉल्ट्स तक, और ये दोनों इक्वेशंस जो है ये आप मेंशन कर दोगे। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज का सेल्फ असेसमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। इस
चैप्टर के एमसीक्यूज़ और इसके अलावा बाकी जितने भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ हैं ये सारे के सारे आपकी बुक के एंड में सॉल्व हैं। तो मैं किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज़ नहीं करवाऊंगी आपको, सबके सब सॉल्व हैं। आप उसको वहाँ बैक साइड से चेक कर लीजिएगा आंसर्स मैच करके। मैं तमाम चैप्टर्स के आपको असेसमेंट्स कराऊंगी और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी इंशाल्लाह ताला। वीडियो अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।